हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो यहाँ पर जो साथियों का ग्रुप डी में पेपर पड़ा हुआ है फार्म, तो ग्रुप डी की हम लोग साइंस यहाँ पर करा रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ें और ग्रुप डी की साइंस को मजबूत करें अच्छे से। तो इसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के लेसन को इसमें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है टॉपिक कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो सब थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे एक जानकारी यहाँ पर कि ये देखिए, कार्य का मात्रक ही अर्घ होता है और जूल भी होता है। ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और एक अर्घ में कितने जूल होते हैं? 10⁻⁻7 जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? कितने जूल? 4.184 या 4.2 जूल कह सकते हो। एक किलो कैलोरी में तो 1000 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 4184 जूल यही हो जाएगी। और 1 किलोवाट घंटे में 3600 जूल या 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁶ जूल। और 1 किलोवाट घंटा में इतने न्यूटन मीटर। देखिए मेन चीज़ में क्या है, मेन तो एक ये वाला हो गया और एक ये और एक ये, बस 3 और एक ये वाला, 4 इसमें मेन है। चलिए हम देखते हैं, सीधे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न दिया है, किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर है वह क्या है? तो वह हमारा कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य परिवर्तन के बराबर है तो ये कुल ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य का SI मात्रक हमने बताया था, याद कर लेना। कार्य क्या होता है? W, एकांक आवेश को अनंत से लाने में 1 मिनट। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ये होता है कार्य। ठीक, तो कार्य बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मीटर। तो एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर और एक होता है कार्य का मात्रक जूल। SI मात्रक जूल हो गया और MKS पद्धति में न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर हो तो भी मात्रक। अब यहाँ पे पूछा था SI मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा, JOULE, जूल। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? तो धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, शून्य भी, तीनों हो सकता है। ठीक, क्योंकि कार्य का फार्मूला क्या होता है? FD cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान 0 लेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा कार्य। और जब थीटा का मान यहाँ पर लेंगे भाई कितना? 90, तो ये 0 भी आ जाएगा। cos 0 का मान 0, 1 मिनट, cos 90 का मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और जब हम थीटा की जगह कितना लेंगे? थीटा की जगह लेंगे 180, तो cos 180 का मान -1 होता है, तो यहाँ नेगेटिव वर्क आ जाएगा। कहने का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो ये जो है ऊर्जा का मात्रक है। जूल अभी हमने पढ़ा है, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा का मात्रक होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है? तो देखिए कार्य और शक्ति में क्या समय होता है? तो P बराबर फार्मूला होता है W/T। एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम इस फार्मूले को तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो कार्य कम कार्य बराबर P × T आ जाएगा, यानी कार्य बराबर शक्ति गुणे समय आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बोल लें, चाहे एक HP बोलें, चाहे एक हॉर्स पावर बोलें, एक घोड़े की शक्ति तो होती है 746 वाट के बराबर। तो इसको याद कर लेना। कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन दिशाओं के बीच कितना होगा? यानी देखो हमने क्या पढ़ा था? FD cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? जो कार्य पॉजिटिव आएगा और ज़्यादा आएगा। तो यहाँ थीटा अगर 0 ले लेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यह पॉजिटिव भी आएगा और ज़्यादा भी आएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूचियों से हमको मिलान कराना है। तो लाउड स्पीकर का काम क्या होता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलाव करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। परमाणु बम का काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में बदलाव। वहीं डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्रांसमीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में चेंज करता है। एक बार पुनः देखेंगे। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा से नाभिकीय ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में। ऊर्जा संरक्षण का आशय है क्या?
ऊर्जा संरक्षण का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी हुई घड़ी में होती है मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर होती है। याद रखेंगे, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? तो गतिज ऊर्जा। जो पवन चक्की लगी होती है वहाँ पर पंखुड़ियाँ जब गतिमान होती हैं तो नीचे का जो है घूमता है और वहाँ से जो है आटा पिसता है, गेहूँ पिसते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी? घड़ी की स्प्रिंग हो चाहे चाबी हो तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हवाओं में होती है गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। वॉशिंग मशीन किस पर आधारित है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण बल पर आधारित होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। जैसे कि दही से मक्खन निकालना, तो मक्खन जो निकलता है वो भी अपकेंद्रण विधि से निकलता है। दूध से मलाई भी अपकेंद्रण विधि से निकलती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता है विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत मोटर बिजली लेता है और बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि हमारा पंखा हो गया। एक ट्रक या समर हो गया। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है, ठीक। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो XYZ दूरी पर रुकें तो क्या होगा? तो भाई इनके बीच में क्या होगा? X बराबर Y बराबर Z, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है? यहाँ पर समान है और समान बल भी लगाया जा सकता है, तो समान दूरी पर रुकेंगे। कहता है यदि किन्हीं, देखो स्पष्टीकरण कहता है यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएँ तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी, अतः XYZ आपस में बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, क्या होगा इसका जो है? इसमें से कौन से कथन सही हैं? बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या करेगा? ये उल्टेगा अगर, तो ये भैया अंदर की तरफ उल्टेगा, और अगर फिसलेगा तो बाहर की तरफ फिसलेगा। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए पहले। तो फार्मूला होता है tan थीटा b² बटे RG। थीटा विलंब से झुकाव, R वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, B गाड़ी का वेग। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु जब घर्षण बल भीतर की ओर लगाकर अतिरिक्त अपकेंद्री बल प्रदान कर देता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान 1/6 गुना, क्योंकि जी का मान वहाँ पे घट जाएगा, इसलिए आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा आवर्तकाल का T बराबर 2π√L/G। जब जी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल, मतलब जी का मान घट जाएगा तो आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। इस फार्मूले से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखो खड़ी हो जाएगी तो वो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। क्यों? ऐसी स्थिति में गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये हमारा हो गया झूला, मान लो ये यहाँ पर ये झूला है, इस तरीके से झूला जा रहा है। तो अभी तो इसका केंद्र द्रव्यमान यहाँ पर है ना, तो लंबाई इसकी इतनी है, तो लंबाई इतनी है तो इसका जो है आवर्तकाल T बराबर क्या होता है? 2π√L/G, ठीक। अब ध्यान देंगे, जब ये लड़की यहाँ पर खड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और लंबाई घट जाएगी। तो जब लंबाई घट जाएगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा। देखिए T बराबर 2π√L/G, तो जब लंबाई कम होगी L/G तो यहाँ पर आवर्तकाल भी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो वो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान तो नीचे ही रहेगा। यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? यदि लोलक घड़ी उपग्रह पर ले जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो उपग्रहों पर ले जाने पर आवर्तकाल हो जाएगा अनंत। लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर घट जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये सोलर सेल ही कर सकता है। सोलर पैनल होता है और उसमें होते हैं सोलर सेल सिलिकॉन के रूप में, और वही जो है विद्युत ऊर्जा
में बदलते हैं। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? माइक्रोफोन यानी माइक समझ लीजिए आप लोग। तो माइक में जब हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि अंदर जाती है और वो बिजली में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा से मशीन में पहुंचती है और मशीन से पुनः वायर के जरिए लाउड स्पीकर में जाती है, पुनः ध्वनि में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या करें, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आश्व शक्ति निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? अभी बताया था शक्ति जो है शक्ति का मात्रक। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। कैसे? देखिए, संवेग क्या होता है? पी बराबर होता है mv। अब अगर हम संवेग को 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या कहता है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर इधर 2p करेंगे तो इधर भी 2mv हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया था, संवेग को दुगुना किया गया था, यानी m को भी दुगुना करेंगे और b को भी दुगुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो पहले तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। तो k बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर और p बराबर हमने पढ़ा mv। तो हम यहाँ पर रखेंगे p की जगह यहाँ पर mv। तो यहाँ k बराबर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर जो है v और b अलग कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा p। अगर इसमें हम और एक m से गुणा कर दें तो mb ये भी बन जाएगा, नीचे भी m से भाग कर दें तो ऊपर mb 2 बार है, यानी p स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा k हो गया। हमसे क्या कहा गया था कि संवेग दुगुना कर देंगे। संवेग दुगुना कर दोगे तो 2p का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2m। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4p स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2m। ठीक, तो नीचे देखिए तो 2m पहले भी था और 2m अभी भी है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 गुना संवेग यहाँ पर हो चुका है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलता है। सितार हो, गिटार हो, तो इनमें सब में तार लगे होते हैं। जब तार पे हम लोग कुछ रगड़ते हैं इसमें तो यंत्र को करते हैं ध्वनि ऊर्जा में बदलाव। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर दुगुना कर देंगे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर हम द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे यानी इस m की जगह 2m लिख देंगे, v स्क्वायर और बटे यहाँ 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना? 2 गुना। भाई यहाँ पे आधा mv स्क्वायर है, इसको जब 2 से गुणा करेंगे तभी तो mv स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना। चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या होगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे आंसर दिया है 2 गुना। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और वेग आधा करने पर गतिज ऊर्जा 1/4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ फिलहाल यहाँ पर 2 गुना जो प्रश्न पूछा था। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? इसमें स्थितिज ऊर्जा। जब पानी ठहरा होता है तो स्थितिज ऊर्जा, जब पानी चल रहा होता है पाइप में तो गतिज ऊर्जा। विकिरण के गुण निर्भर करते हैं तरंग दैर्ध्य पर। विकिरण के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा पर। क्योंकि लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया था कि जो विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो 1/λ के चतुर्थघात के क्या होता है? बराबर होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण के द्वारा होता है? तो विद्युत सेल के द्वारा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरण किया जाता है रासायनिक ऊर्जा का। इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? इंजन क्या करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या करें, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा 1 मिनट, यहाँ पर k1 यहाँ पर k2 बटे में कर लेंगे, गतिज ऊर्जा हो गई। यहाँ होगा हाफ mv स्क्वायर mv1 स्क्वायर, 1 मिनट, यहाँ हो गया हाफ mv1 स्क्वायर, नीचे हाफ mv2 स्क्वायर। देखो हाफ m तो कट गया। अब यहाँ v1 स्क्वायर यहाँ v2 स्क्वायर, अगर दोनों के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा? v1 बटे v2 बराबर अंडर रूट k1 बटे k2, ये फार्मूला बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या दिया है? k1 का मान कितना दिया है? 4 और k2 का मान 9, तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 9 का आएगा 3, तो 2:3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग, क्योंकि यहाँ पे संवेग परिवर्तन नहीं हो पाया है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, ठीक है। उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तब भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। जैसे ही भूमि पर पहुंचने वाली होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।